हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग बीओएम के नाम से जरूर जानते होंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में 10 जुलाई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली हैं वो हमारी 195 वैकेंसी निकाली हैं और हमारे स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट के लिए टोटल 20 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर है। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो आज के एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 10 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 और स्केल 6 के ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। जो इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो हमारी टोटल 195 वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो हमें सबसे पहली डेजिग्नेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफर कर रहा है वो हमें सीनियर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी ऑफर कर रहा है, जो कि आपके स्केल 3 की वैकेंसी है। और ये जॉब जो आपकी है ये आपकी परमानेंट जॉब है। और सीनियर मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से स्केड्यूल कास्ट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, हमारे स्केड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, हमारे ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी सीनियर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग। दूसरी डेजिग्नेशन हमें जो ऑफर करी जा रही है वो हमें मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की करी जा रही है और ये मैनेजर की डेजिग्नेशन हमारे स्केल 2 की डेजिग्नेशन है और ये भी जॉब आपकी परमानेंट जॉब होगी और इसमें भी आपके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 निकाली गई है, जिसमें से स्केड्यूल कास्ट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और हमारे स्केड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है और हमारे अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और हमारे अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी 10 वैकेंसी निकाली गई है। सीनियर मैनेजर के लिए 10 वैकेंसी और हमारे मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि इस पूरे एडवर्टाइजमेंट ने 195 वैकेंसीज में से हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए टोटल 20 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग सीनियर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमारी स्केल 3 की वैकेंसी है। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है यानी अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इन्होंने 5% का हमारे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को परसेंटेज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है।
यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने अगर अपनी एलएलबी की डिग्री में 55% एंड अबव स्कोर भी करा है तो भी वो इस पोजीशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यानी कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 60% एंड अबव चाहिए और हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 55% एंड अबव चाहिए, तभी वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने एलएलएम की डिग्री ले रखी है, यानी वो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है जिसको ये लोग एलएलबी करे हुए कैंडिडेट से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। सीनियर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 7 साल जो आपने एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी चाहिए या फिर हाई कोर्ट में होनी चाहिए। और इन 7 साल के एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपने एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करा हुआ होना चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप सीनियर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 38 ईयर्स है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपकी एज 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 38 इयर्स कंप्लीट नहीं करती है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि एज अ सीनियर मैनेजर के तौर पे आप जिसको रिपोर्ट करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, वो आप चीफ लॉ ऑफिसर को करेंगे या फिर आप जो आपके लीगल डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होगा उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। तो ये आपको इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रिगार्डिंग भी क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी डेजिग्नेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। दूसरी डेजिग्नेशन में हमें जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और ये हमारी स्केल 2 की डेजिग्नेशन है। साथ ही साथ इन्होंने मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। यानी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने अगर अपनी एलएलबी में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलएम डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर है, तो आप कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है जिस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एलएलबी करे हुए कैंडिडेट से। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी ये प्रैक्टिस किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या फिर हाई कोर्ट में है या फिर डीआरटी कोर्ट्स में है, अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में जो कि एक नेशनलाइज्ड बैंक हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। यानी कि जो भी कैंडिडेट लॉ ऑफिसर रहा है किसी लीगल डिपार्टमेंट में और वो लीगल डिपार्टमेंट आपके किसी नेशनलाइज्ड बैंक का है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है तो वो इनके लिए यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने लीगल डिपार्टमेंट में काम नहीं करा है, उसके पास सिर्फ एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसने ये एक्सपीरियंस गेन करा है केसेस हैंडल करने में बैंकिंग लॉस के, कंपनीज लॉस के और हमारे लेबर लॉस के या फिर फैमिली लॉस के या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के या फिर प्रॉपर्टी लॉ के या फिर रेवेन्यू मैटर्स के रिगार्डिंग उसने केसेस हैंडल करे हैं, तो वो भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज अगर अभी बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप एज अ मैनेजर के तौर पे चीफ लॉ ऑफिसर को या फिर लीगल डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करी है। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। आप कैंडिडेट्स को इंटीमेशन और कम्युनिकेशन कर देगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र कि आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है या फिर आप लोगों का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर आप लोगों का डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र शॉर्टलिस्ट करेगा और आपको वो लोग कम्युनिकेट करेंगे ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर आप लोगों को वाया पोस्ट के द्वारा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और अगर आपका रिटन टेस्ट होगा तो उसके बारे में भी आपको डेट, टाइम, वेन्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी वाया पोस्ट के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया ईमेल के द्वारा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप जब अपने फॉर्म को फिलअप करें तो आप लोग बहुत ध्यान से अपने एड्रेस को, अपने फोन नंबर को और अपनी ईमेल आईडी को फॉर्म में मेंशन करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। यानी कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और हमारे जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी के जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। और इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन करी है कि अगर आपकी परसेंटेज एलएलबी में 59.99 भी है तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके पास आपकी एलएलबी में 60% स्कोर करे हुए होने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप अगर सीनियर मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रेम्यूनरेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको पे करेगा वो आपको 85,920 रुपीज से लेके 1,05,280 रुपीज के इन बिटवीन होगा। और अगर आप मैनेजर की पोजीशन के लिए जो कि आपकी स्केल 2 की वैकेंसी है, अगर आप उसमें सिलेक्ट किए जाते हैं तो आपका जो पे स्केल होगा वो आपका 64,820 रुपीज से लेके 93,960 रुपीज के इन बिटवीन होगा। और इस रेम्यूनरेशन के साथ साथ आपको सारी फैसिलिटीज जो एक गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड कराई जाती है वो सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यानी आपको रेम्यूनरेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तभी आप इन पोजीशंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100 तभी वो इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एक अनेक्स्चर खुल के आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। आपको उस फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको उस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। और फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। जैसे कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट।
इन सारे सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी को आपको अपने इस फॉर्म के एनेक्स्चर के साथ और अटैच करने के बाद आप इन सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के पेपर को और एनेक्स्चर के पेपर को सेल्फ अटेस्ट करेंगे। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है आप हर एक पेज पे अपने साइन करेंगे और अपने साइन के नीचे आप डेट मेंशन करेंगे। इन सारे फॉर्म और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप इन फॉर्म और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे और एनवलप में डालने के बाद आप एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर मैनेजर लिखेंगे और अगर आप लोग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैनेजर लिखेंगे। आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट 2024 टू 25। ये आप अपने एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली मेंशन करेंगे और उसके बाद आप जिस एड्रेस पे अपने एनवलप को भेज रहे हैं वो एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस है जनरल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र कॉमा HRM डिपार्टमेंट कॉमा हेड ऑफिस कॉमा लोक मंगल कॉमा 1501 कॉमा शिवाजी नगर कॉमा पुणे कॉमा 411005। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फी रखी गई है हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 1000 की एप्लीकेशन फी रखी गई है प्लस 180 रुपीज GST रखा गया है। यानी कि UR, EWS और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए 1180 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी और हमारे SC, ST और PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 118 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस एप्लीकेशन फी के कैसे पे करना है। आपको इस एप्लीकेशन फी को DD के थ्रू यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इनको पे करना है। आपको अगर आप UR, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1180 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और वो आप फेवर में बनाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। और अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 118 रुपीज का एक DD बनाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फेवर में। और ये DD बनाने के बाद आपने जो अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स डाले थे एनवलप में वैसे ही DD को भी आपको अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है और एनवलप में डालना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप बिफोर 26 जुलाई 2024 इनके इस रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी कि 26 जुलाई से पहले आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि ये एड्रेस और जिसके फेवर में आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है। आप डायरेक्टली वहां से जो आपको एनवलप के ऊपर एड्रेस मेंशन करना है वो आप डायरेक्टली वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे इजीली रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब में अपना कॉमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पर रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल इंफॉर्मेशन, एक लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग डेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।